और बच्चों, तो कैसी चल रही है पढ़ाई? ये है गॉसेस लॉ की वीडियो नंबर 6 और आज भी हम लोग देखेंगे गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस में। केस क्या है? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है यूजिंग गॉसेस लॉ। केस क्या है? किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है? इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से। एक समान रूप से आवेशित आवेश का ही बना हुआ आप एक चादर इमेजिन करो जो इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करता हो। जैसे आपके कमरे की कोई भी दीवार, उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं इनफाइनाइट तक सपोज करो एक्सटेंड कर दिया जाए और वो ईंट से ना बना हो, चार से बना हो, वैसा एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है और उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यूजिंग गॉसेस लॉ। आज जो भी इसका डेरिवेशन होगा वो पहली बात आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखोगे तो कई बार इसका डेरिवेशन पूछा जा चुका है। उसके बाद इसको ड्राइव करने के बाद हम इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट केसेस जोड़ेंगे, वो आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो पेन कॉपी निकाल लीजिए और हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। जैसे ये बोर्ड है, इसी बोर्ड को ऊपर नीचे दाएं बाएं इनफाइनाइट तक अगर एक्सटेंड कर दिया जाए और ये इस तरह से चार्ज से बना हुआ हो, सोच के बताओ इस तरह का ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा था चार्ज को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेनली तीन तरीके का हो सकता है: लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह का है? वो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब सरफेस पे अगर आपने चार्ज को फैलाया है तो आप चार्जेस को दूर दूर भी रख सकते हैं, चार्जेस को पास पास भी रख सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर डेंसिटी होगी जिसके हिसाब से हम लोगों ने इस चार्ज को इस पर्टिकुलर एरिया में फैला रखा है। तो जब भी हम चार्ज को सरफेस में फैलाते हैं हम डिफाइन करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी और उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? सिग्मा। सिग्मा मींस व्हाट? सिग्मा मींस Q डिवाइडेड बाई A। ये पहले भी कई बार यूज हो चुका है बट मैं दोबारा से आता तो फिर से एक बार बताता हूं, क्योंकि हो सकता है कि आप पीछे से लाइन से सीक्वेंस से मेरी वीडियोस को ना देखकर ऐसे आपने इस वीडियो को ओपन किया हो और देख रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए छोटा सा ब्रीफ में बता देते हैं कि ये सारी चीजें कहां से आ रही हैं। सिग्मा मींस व्हाट? Q डिवाइडेड बाई A। इसकी यूनिट क्या होगी? कूलम पर मीटर स्क्वायर, और अगर A को हम 1 कर दें तो सिग्मा इज इक्वल टू Q होगा, यानी यूनिट एरिया में जितना भी चार्ज है उसी को हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा। तो हमारा जो भी प्लेन शीट ऑफ चार्ज है इसकी भी एक पर्टिकुलर सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, उसको कितना ले लिया जाए? सिग्मा। अब इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैंने क्या आपको प्रोसीजरल स्टेप्स बताए थे कि हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हमें फिगर बनाना होता है। तो फिगर में प्लेन शीट ऑफ चार्ज भी बनाएंगे और गॉसियन सरफेस भी बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बनाएंगे और उस गॉसियन सरफेस के अलग अलग पॉइंट्स पे एरिया वेक्टर भी बनाएंगे। तो सबसे पहले ड्राइंग करते हैं। तो हमारा जो इनफाइनाइट प्लेन शीट है वो कुछ इस तरीके से, इनफाइनाइट तो बना नहीं सकते, बनाना तो फाइनाइट ही होगा। हाँ, यहाँ ऐसे डॉट 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 करके इनफाइनाइट कर देना, इधर भी और थोड़ा बहुत इधर भी और थोड़ा बहुत इधर भी कर देना, ताकि लगे कि ये हर तरफ इनफाइनाइट तक एक्सटेंड हो रहा है। फिर ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है तो इसको यूनिफॉर्मली चार्ज भी कर देते हैं। पॉजिटिवली चार्ज कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है जो फॉर्मूला इसका मिलेगा, जो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की आएगी वही अगर ये नेगेटिवली चार्ज होता तो भी वैल्यू उतनी ही आती, डायरेक्शन बस रिवर्स हो जाता। तो प्लस थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है, बी पॉजिटिव। अब हमें क्या करना है? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से होकर गुजरता हुआ हम बनाएंगे गॉसियन सरफेस। मैंने पिछली वीडियो के लास्ट में आपको बताया था कि किस केस में हमें कैसा गॉसियन सरफेस लेना होता है, और मैंने लिखवाया था कि इस केस में जो हमारा गॉसियन सरफेस होगा वो दो तरीके का पॉसिबल है। हम यहाँ पे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस भी ले सकते हैं और क्यूबॉइड शेप का गॉसियन सरफेस भी ले सकते हैं। क्यूबॉइड बनाने में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इसलिए अपना जो देसी जुगाड़ है, जो महिलाओं के एक प्रमुख अस्त्रों में से एक है बेलन, वही ले लेते हैं, सिलेंडर। अब इसमें सिलेंडर की पोजीशन कैसे है वो भी बहुत ही ध्यान से आपको समझना है, बहुत ही ध्यान से देखना। जो हमारा गॉसियन सरफेस होगा, जो कि इस केस में क्या है? सिलेंडर है, उसकी पोजीशन कैसे होगी?
जैसे आप इस व्हाइट बोर्ड को मान लो कि ये हमारा प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेड है। यहां पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम जो गॉसियन सरफेस बनाएंगे वो सिलिंड्रिकल होगा और उसका शेप ऐसा कुछ होगा, मतलब इस शीट से ऐसे बाहर निकलता हुआ, और ये सिर्फ जितना आपको दिखाई दे रहा है सिलेंडर का पोर्शन, वो सिर्फ आधा पोर्शन है। आधा इसके उस तरफ होगा, पीछे की तरफ। इमेजिन कर पा रहे हो आप, आधा इस तरफ और आधा पीछे की तरफ। ऐसे है हमारा सिलेंडर का पोजीशन। अब उसको अगर हम इसमें बनाएं तो कैसे बनाएंगे, इस तरीके से कुछ हमें ड्रॉ करना होगा। ये है ऐसे हमारे सिलेंडर की पोजीशन। यहां सपोज वो पॉइंट पी था जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी थी। यहां भी ये ऐसे सर्कुलर एरिया मिलेगा, और यहां पे मत बना देना, वो पीछे का हिस्सा है, वो दिखाई नहीं देगा। फिर आपको यहां पे ऐसे और यहां पे ऐसे बनानी होगी। साइंस के स्टूडेंट द्वारा जो भी फिगर बनता है वो भी टेक्निकली करेक्ट होना चाहिए। तो स्केल से ये सब मिला लेना, बना लेना, मेरा उतना ठीक नहीं है बट काम चला लेते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि सिर्फ हमें गॉसियन सरफेस ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और साथ ही साथ इस गॉसियन सरफेस के अलग अलग पॉइंट पे एरिया वेक्टर भी हमें ड्रॉ करना होता है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी वो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाली वीडियो में डिटेल में समझाया था। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसे ही होंगी। पॉजिटिव शीट है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर होंगी और इससे अवे दूर जाती हुई दिशा में इस तरीके से होंगी। तो ये बना ली हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इस गॉसियन सरफेस पे हमें एरिया वेक्टर भी बनाना चाहिए। इस वाले सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड अवे फ्रॉम द बॉडी। वही हमारा पुराना मंत्र। फिर यहां पे भी आप चाहो तो एक ऐसे बना लेना, एक एरिया वेक्टर यहां, एक एरिया वेक्टर यहां, और ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस पे जो एरिया वेक्टर होगा वो भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड अवे फ्रॉम द बॉडी वाले कंसेप्ट के हिसाब से कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये हुआ स्टेप नंबर 1 कंप्लीट, जिसमें हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने ड्राइंग कर ली। देखने में ही कितना बेहतरीन लग रहा है यह फिगर, नहीं? एग्जाम में जब भी हम लोग डेरिवेशन करते हैं तो आधे मार्क या 1 मार्क तो फिगर पे ही होता है। तो फिगर भी अच्छे से बनाना चाहिए और नीचे लिखना चाहिए कि ये फिगर कौन सा फिगर है या किस उद्देश्य से ये फिगर बनाया जा रहा है, इस फिगर का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आप लिख सकते हो कि ये जो फिगर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया फिगर है। अब इसमें हमें क्या करना है, अब स्टेप 2 की तरफ बढ़ना है। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, सीधे सीधे गॉसेस लॉ लगाते हैं कि ये जो क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस से जो भी हमें नेट फ्लक्स मिलेगा, जिसमें इनकमिंग फ्लक्स, आउटगोइंग फ्लक्स सब इंक्लूडेड है, वो फ्लक्स किसके इक्वल होगा, वो होगा कार्ल फ्रेडरिक गॉस के अकॉर्डिंग नेट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस फाई विल बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट नहीं इसमें। यह है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं, इस फाई को लिखते हैं सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। बट इसमें ये वाला जो सरफेस है, इस वाले सरफेस से मान लेते हैं फ्लक्स फाई 1 है, ये वाला जो सरफेस है इससे फ्लक्स मान लेते हैं फाई 2, और इस वाले सरफेस से फ्लक्स मान लिया जाए फाई 3। सिंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए टोटल फ्लक्स को हम लिख सकते हैं फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट नहीं है इसमें। ये वाला जो केस है, ये जो डेरिवेशन है, वो एक तरह से सभी केसेस जो हम लोगों ने गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने में देखे हैं, उनमें से ये वाला केस सबसे आसान है, इजीएस्ट है, सबसे आसान केस इसी का है। बस फिगर ही देखने में थोड़ा भड़कीला और डरावना लगता है, बट ये केस बहुत ही आसान है। तो फाई को हम लोगों ने क्या लिख लिया, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। अब इसमें आप ध्यान से देखो, ये जो फाई 2 है, इसमें जो फाई 2 है वो इस गॉसियन सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स है। यानी जैसे कि हमने शुरू में आपको बताया था कि हमारा जो गॉसियन सरफेस है वो इस तरीके से है, आधा इस तरफ होगा, आधा पीछे की तरफ होगा। ये व्हाइट बोर्ड जिस पे मैं लिख रहा हूं, ये है इनफाइनाइट प्लेन शीट। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे कुछ इस तरीके से निकलेंगी, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसे होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड अवे फ्रॉम द बॉडी के हिसाब से। यहां पे ऐसे होगा, यहां पे ऐसे होगा, यहां पे ऐसे होगा, यहां पे ऐसे होगा, और यहां पे ऐसे होगा। आप हर जगह देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर मिलेंगे। किस सरफेस पे, इस वाले कर्व सरफेस पे। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0।
तो ये जो φ2 है ये हो जाएगा 0। तो बचा क्या, बचा सिर्फ φ1 प्लस φ3 इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो φ1 है इसको देखते हैं ध्यान से, क्या है वो φ1 है इस प्लेन सर्कुलर सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और वैसे ही ये φ3 क्या है, ये भी प्लेन सर्कुलर सरफेस से फ्लक्स है। और प्लेन सरफेस से जब भी हम फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसके लिए वो कॉम्प्लिकेटेड सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट डी ए वाले फॉर्मूले को लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। तो हमें क्या करना है, इसके लिए सिंपल फॉर्मूला लगाना है E डॉट ए वाला, प्लस इसके लिए भी वही काम करेंगे, E डॉट ए इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने दोनों जगह सेम कैसे लिख ली, ड्यू टू सिमेट्री। अगर इस शीट से आप जितनी दूर इधर जा रहे हो उतनी दूर अगर इधर जा रहे हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगी। और साथ ही साथ सपोज इसका टोटल एरिया ए है तो ये एरिया भी नो डाउट ए ही होगा, इसलिए E डॉट ए पहले वाले फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे और दूसरे के लिए भी E डॉट ए ही होगा। E डॉट ए में अब आप ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर E है जो कि हमें कैलकुलेट करनी है, एरिया टोटल हम लोगों ने A लिया है, कॉस दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर, और वैसे ही यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों के बीच बनने वाला एंगल होगा 0 डिग्री। तो ये हुआ E A cos 0 डिग्री, वैसे ही ये भी हुआ E A cos 0 डिग्री। अब इसमें एक चीज आपको और समझनी है, वो है Q इनक्लोज्ड। Q इनक्लोज्ड का मतलब होता है गॉसियन सरफेस के भीतर का चार्ज, बाहर के चार्ज से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इस शीट में ये सब जो चार्ज आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब इस गॉसियन सरफेस के बाहर है। हमें जो इस गॉसियन सरफेस का इतना पार्ट जो इस शीट से होकर जा रहा है इसमें जो चार्ज पड़ेगा हमें सिर्फ उसी चार्ज को कैलकुलेट करना है। इस चार्ज को अगर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया तो वही हमारा बनेगा Q इनक्लोज्ड। अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से यहां देखो, सपोज ये व्हाइट बोर्ड प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, इसमें ढेर सारा इस तरह से प्लस प्लस हम लोगों ने इसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है। ये है हमारा गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कैसा है, सिलिंड्रिकल, आधा इधर आधा पीछे की तरफ। ये है एरिया ए जो कि यहां पे इस फिगर में अगर आप देखो तो ये वाला एरिया है। तो अगर यहां पे हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं तो जो Q इनक्लोज्ड होगा वो इसके भीतर का ही तो चार्ज होगा, बाकी ये चार्ज ये चार्ज ये सारा चार्ज और ये सारा चार्ज इस गॉसियन सरफेस के बाहर है। हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है Q इनक्लोज्ड। Q इनक्लोज्ड यानी इस गॉसियन सरफेस के भीतर का चार्ज, और इस गॉसियन सरफेस के भीतर सिर्फ ये इतना चार्ज होगा। अच्छा ये बताओ आप, अगर ये एरिया ए है तो क्या ये एरिया भी ए होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हमारा जो सिलेंडर है वो यूनिफॉर्म है, मतलब इसका जो रेडियस है वो ज्यादा या कम नहीं हो रहा है, एक समान सिलेंडर है। तो जो एरिया आपको यहां पे मिलेगा वही एरिया आपको यहां पे भी मिलेगा। तो अगर इसका एरिया ए है तो ये एरिया भी ए होगा। अब हम Q इनक्लोज्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखना। इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितना है, सिग्मा। सिग्मा मीन्स व्हाट, यूनिट एरिया में जो चार्ज है वो है सिग्मा। तो अगर यूनिट एरिया में चार्ज सिग्मा है तो टोटल ए एरिया में कितना चार्ज होगा, ए इंटू सिग्मा, और यही बनेगा हमारा Q इनक्लोज्ड। तो यहां पे अब Q इनक्लोज्ड की जगह पुट कर दिया जाए ए इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, यहां भी कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1। ई ए ये आएगा 2EA इज इक्वल्स टू ए इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कुछ कैंसिल होगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी। यह एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात है, पता नहीं आपने ध्यान दिया या नहीं दिया, यहां कहीं भी हम लोगों को इस शीट से, सपोज यहां पॉइंट P है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था, इस शीट से P पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी हमें मिलेगी वो R पे डिपेंड नहीं करेगी, और R पे डिपेंड नहीं करेगी इसका मतलब क्या हुआ कि शीट की वजह से जो भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो यूनिफॉर्म होगी, और यूनिफॉर्म भी किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू द स्पेस। यानी अगर ये मेरा व्हाइट बोर्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट है तो इसकी वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगी उतनी ही यहां भी होगी, उतनी ही यहां भी होगी, उतनी ही यहां, उतनी ही यहां, उतनी हर जगह होगी। यहां से अगर 50 किलोमीटर आगे जाएंगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी होगी, उस डायरेक्शन में भी और उस डायरेक्शन में भी। समझ गए? तो इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है वो कैसी होती है, वो यूनिफॉर्म होती है या फिर कांस्टेंट होती है। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। अच्छा यहाँ ए से ए क्यों कट गया है, क्योंकि हम लोगों ने जो गॉसियन सरफेस लिया है
इस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करेगी ना। किसी स्टूडेंट ने कैलकुलेट करने के लिए बड़ा सिलेंडर लिया है, किसी ने छोटा सिलेंडर लिया है, किसी ने मोटा सिलेंडर लिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो सबके लिए सेम आएगी ना। वो तभी होगा जब ए क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स हमें बता रहा है कि आपने जो भी यहाँ पे सिलिंड्रिकल सरफेस लिया है, गॉसियन सरफेस, उस पे उसके एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करेगी। तो ए कैंसिल हो गया, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें मिलेगी सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, ये है यूनिफॉर्म। यानी अगर कोई पूछ दे कि यूनिफॉर्म मींस व्हाट, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड नहीं करती, विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस यूनिफॉर्म है। तो यहां हमें प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है वो कैसी होती है, यूनिफॉर्म, आर पे डिपेंड नहीं करती। अगर आप इसमें ग्राफ बनाना चाहो, अब इसमें आप फुट नोट डालो। ये क्लियर हो गया डेरिवेशन, इसमें कोई डाउट नहीं है, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, फिगर से आपको समझ में आ गया होगा। घर पे जरूर एक बार दोबारा से आप कोशिश करना इसको समझने की, और हो सके तो अपने किसी फ्रेंड वगैरह को आप समझाने की कोशिश करना कि इस केस में कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहे हैं। इसमें कुछ आप फुट नोट डालिए। नोट नंबर 1 क्या है, नोट नंबर 1 है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहां कैसा मिल रहा है, कांस्टेंट। कांस्टेंट या फिर ज्यादा बेटर वर्ड है कि आप लिखो यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म भी विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू द स्पेस। कभी कभी इसमें क्वेश्चन में पूछ देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में कैसा रिलेशन है। सपोज ऑप्शन ए दे दिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर है, ऑप्शन बी दे दिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r है, ऑप्शन सी दे दिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, और ऑप्शन डी दे दिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू r² है, ऑप्शन ई दे दिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू r⁻0 है। इस तरह के 5 ऑप्शन दे दिए जाए कि इस केस में जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है उसका r के साथ किस तरह का रिलेशन होता है। तो सिंस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कांस्टेंट मिलती है, r पे वो डिपेंड नहीं करती, इसलिए जो आपका सही आंसर होगा वो ये होगा। तो नोट नंबर 2 में आप चाहे तो इस तरह से लिख लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और r में अगर कोई रिलेशन बोल दे तो रिलेशन इस तरह का होगा, E प्रोपोर्शनल टू r⁻0। तीसरी चीज नोट नंबर 3 में, अगर हमारा जो चार्ज है, मतलब जो शीट है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इससे अवे, दूर जाती हुई डायरेक्शन में होगी। और अगर हमारा प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ये अलग केस है और ये अलग केस है, अगर ये नेगेटिवली चार्ज होता तो क्या होता, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो हमें इतनी ही मिलती, जो डायरेक्शन है वो जस्ट रिवर्स हो जाती। ये तो मेरे ख्याल से आप समझते होंगे, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। तो ये इतनी सारी चीजें आप लिख लेना। और अगर इसमें कोई ग्राफ बनाने के लिए कह दे नोट नंबर 4 में, तो ग्राफ भी आप इजीली बना सकते हो। ये है आर, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड नहीं करती, जो भी वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने पे वही वैल्यू कंटिन्यू होगी, कांस्टेंट रहेगी। आर की वैल्यू आप कुछ भी लो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही मिलेगा कंटिन्यूअसली। तो ये अच्छे से एकदम क्लियर हो गया। इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज वाला केस बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब इसमें इससे रिलेटेड हम लोग कुछ और चीजें देखते हैं, उसको भी आप इंपॉर्टेंट नोट करके लिखते जाना। अब इसमें देखिए कैसा कैसा वेरिएशन हो सकता है, कंपटीशन में कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट नोट्स, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। सपोज ये हमारा प्लेन शीट है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, अगर हमारी शीट इनफाइनाइट तक एक्सटेंड नहीं हो रही है, यानी फाइनाइट शीट है, जैसे सपोज ये व्हाइट बोर्ड ही हमारा शीट है, 4 से बना हुआ है, अगर इसके बहुत नजदीक आप कोई पॉइंट लोगे, बहुत ही नजदीक, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये बहुत ही बड़ा, यानी कि एक तरह से इनफाइनाइट प्लेन शीट की तरह बिहेव करेगा। क्यों भाई, अगर इसके बहुत नजदीक एक पॉइंट ले लिया जाए तो उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये जो व्हाइट बोर्ड का ये पूरा एरिया है, ये जो पूरी शीट है, वो एक इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव करेगी। तो भी हम इसमें यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, याद रखना। और इसका यूज हम देखेंगे कैपेसिटर वाले चैप्टर में, जो आगे एक पढ़ना है ना चैप्टर, वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस वाला चैप्टर, उसमें इस कंसेप्ट का आपको यूज देखने को मिलेगा। तो याद रखना, अगर इनफाइनाइट प्लेन शीट नहीं भी है तो भी नजदीक के किसी पॉइंट के लिए अगर हमें फॉर्मूला लगाना पड़ा तो हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सपोज ये एक फाइनाइट प्लेन शीट ही है और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा।
वैसे ही इसके बगल में एक और प्लेन शीट रखी गई है, ये भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। हमें इसके बीच में इस तरफ और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड समझना है। तो अगर हम यहां कोई पॉइंट कंसीडर करें तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे दूर जाती हुई दिशा में होगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से यह है बहुत बड़ा सा, मैंने बनाया है छोटा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे कितना होगा, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड नहीं करता। चाहे इस शीट से आप थोड़ी दूर जाओ, चाहे इस वाले शीट से आप ज्यादा दूर जाओ, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे यानी कि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही होगी और ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इसी डायरेक्शन में होगी। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इसका और इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नेट मिलेगा वो आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को आप जोड़ोगे तो जोड़ने पे कितनी वैल्यू मिलेगी, ये हो जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। याद रखना, तो इस तरफ इस रीजन में हमें जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा उसकी वैल्यू होगी सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। वैसे ही यहां कहीं अगर हम देखें तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, वैल्यू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा और उसकी भी वैल्यू यही होगी सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां भी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होगी, जुड़ेगी और वैल्यू देगा सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो चाहे हम इस शीट के इस तरफ देखें या फिर इस शीट के इस तरफ देखें, जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो आएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर बीच में कहीं भी, बीच में इन दोनों शीट के बीच में कहीं भी, जैसे इस कमरे का ये वाला दीवार एक प्लेन शीट है और दूसरा वाला दीवार दूसरा प्लेन ऑफ शीट है, इस दीवार के उस तरफ और उस दीवार के उस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यही आएगी सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। बट बीच में यानी इस कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड की अब बात हो रही है, बीच में कहीं भी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इससे अब दूर जाती हुई दिशा में होगा और वैल्यू कितना होगा, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। वैसे ही इसकी वजह से जो वैल्यू होगी वो भी होगी सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और डायरेक्शन इससे अब। तो आप देख सकते हैं दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहां मिलेगा दोनों के बीच में 0। तो याद रखना दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है और उस तरफ और इस तरफ जो वैल्यू है वो होती है सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 था। अब पॉइंट नंबर 2 देखते हैं जल्दी से, ये तो आप खुद भी बता लोगे। सपोज ये वाला जो प्लेन शीट है वो अब की बार नेगेटिवली चार्ज है। ठीक, वैसे इसके बगल में एक ऐसा और शीट रखा हुआ है, ये भी कैसा है, ये भी नेगेटिवली चार्ज है। इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसका भी सिग्मा है। यहां कहीं देखें तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों ऐड होगा, ये आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। वैसे ही अगर हम इधर कहीं देखें तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों फिर से ऐड होगा और फाइनली इसी की तरह जो वैल्यू आएगा वो होगा सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट नहीं है, जैसा केस उसका है वैसा ही केस इसका है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। बीच में भी अगर आप देखो तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, इसी की तरफ, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, इसी की तरफ। ये भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों फाइनल वैल्यू हो जाएगी 0। तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव चार्ज का बना हुआ शीट हो, बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है हमेशा 0। ये है केस नंबर 1, ये है केस नंबर 2। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसका केस नंबर 3। केस नंबर 3 में ऐसे ही इसी तरह से सोचो जरा, अगला केस क्या हो सकता है। एक हमारा जो शीट है वो पॉजिटिवली चार्ज हो और दूसरा वाला जो शीट है वो इसी तरह से नेगेटिवली चार्ज हो सकता है ऐसा, बिल्कुल ऐसे भी केस की पॉसिबिलिटी है। इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसका भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इसमें भी हमें क्या करना है, इस तरफ उस तरफ और दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है कि कितनी होगी। अगर हम इस तरफ बात करें तो पॉजिटिव वाले शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इससे अवे दूर जाती हुई दिशा में होगी और वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। वैसे ही उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो उस शीट की तरफ होगी और वैल्यू यही होगी सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट।
दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट, एक दूसरे को ही कैंसिल कर देंगे। यहां पे यानी इस रीजन में जो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी वो कितनी होगी? 0। यानी इस केस में इस तरफ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नहीं मिलेगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे तो इधर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं बनेगी, ध्यान रखना। वैसे अगर इधर कहीं किसी पॉइंट पर अगर हम कंसिडर करें इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से डिस्टेंस से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, चाहे पॉइंट यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे 1 किलोमीटर आगे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो वही होगी। हालांकि ये इनफाइनाइट नहीं है, लेकिन अगर बहुत बड़ा होगा तो नजदीक के किसी पॉइंट के लिए इनफाइनाइट वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, इससे हमें वैल्यू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसी की तरफ, वैल्यू वही सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, परिमाण में बराबर हैं, दिशा में एक दूसरे के विपरीत हैं। ये भी कैंसिल करेंगे और यहां भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? 0। यानी इस केस में किनारे किनारे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलती। बीच में देखा जाए, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में, दोनों की वैल्यू जुड़ेगी, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इसका भी होगा और इसका भी होगा, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बीच में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐड होकर जुड़कर आएगी सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने के लिए कह दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप कुछ यूं बनाओगे। ये है हमारा पॉजिटिव प्लेन शीट, ये है नेगेटिव प्लेन शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बनेंगी, ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैसे मिल रही है? यूनिफॉर्म, पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव में जाएगी। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे ड्रॉ करते हैं? पैरेलल और इक्वी डिस्टेंट या फिर इक्वी स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से समांतर और समदूरस्थ वैद्युत बल रेखाओं द्वारा इसको प्रदर्शित करेंगे। हिंदी मस्त बोलते हैं हम, नहीं? हिंदी मीडियम से ही पढ़े हैं ना, इसलिए हिंदी मेरी सही है। इंग्लिश बोलने में मुझे थोड़ा अजीब फील होता है, लेकिन सिंस यूट्यूब पे भाई सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, पता नहीं कौन कौन से बोर्ड से पढ़े हुए बच्चे देखते हैं, तो इसलिए मैं जो टर्मिनोलॉजी है, फिजिक्स के जो टर्म है उसको इंग्लिश में बोल देता हूं और ऐसे समझाने वाला जो काम है वो अपनी मातृभाषा हिंदी में होती है। ये केस भी क्लियर हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव का केस क्लियर, नेगेटिव नेगेटिव का केस क्लियर, पॉजिटिव नेगेटिव का भी केस क्लियर। सोचो जरा इसमें और क्या केस बन सकता है? क्या और कोई केस बनने की पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है, उसको भी देखते हैं। सपोज करो आप केस नंबर 4 लेते हैं। फिर से एक हमारे पास में प्लेन शीट है, पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा 1। और वैसे ही यहां पे एक दूसरा प्लेन शीट रखा हुआ है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, बट इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू सिग्मा 2 है। देखने से क्या लग रहा है? सिग्मा 1 ज्यादा है, सिग्मा 2 ज्यादा है? सिग्मा 1 ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी चार्ज की ज्यादा है। तो ये भी मान लेते हैं कि सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा 2 से अधिक है। अब इस केस में हमें इधर बीच में और इस साइड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी जाए तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बताओ, बताइए। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा निकालेंगे? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, कितनी वैल्यू होगी? सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट वाले फॉर्मूले से ये हो जाएगा सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी और इसका जो एरो का लेंथ है वो इससे छोटा बनाएंगे, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी अपेक्षा कमजोर होगी, वीकर होगी। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे यानी बीच के रीजन में जब आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा निकालते हैं? जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, नेट की वैल्यू निकालने के लिए बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना पड़ता है। तो जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होगा बीच के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही इधर किसी रीजन में अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ दिया जाए तो तब तो आप कहोगे कि सर रहने दीजिए, खुद ही बता लेंगे। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी। पहले वाले की जो वैल्यू है वो होगी सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और दूसरे वाले की जो वैल्यू है वो होगी सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन। दोनों ऐड होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन। और ठीक यही चीज इस रीजन में भी होगी, आप बना लेना, सेम यही वैल्यू आएगी। इसकी वजह से इधर, उसकी वजह से भी इधर ऐड करेंगे, वही वैल्यू आएगी। क्लियर हो गया ये केस भी? अब सोचो जरा, एक केस वो लेते हैं जिसमें ये भी नेगेटिव हो
और ये भी नेगेटिव हो, फिर से वही, ये सिग्मा 1 वो सिग्मा 2। दूसरा वाला केस कर लोगे, ये वाला मतलब एक बता ही देते हैं। सपोज ये हमारा नेगेटिव प्लेन शीट है और इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितना है, सिग्मा 1। वैसे ही एक दूसरा प्लेन शीट है और इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा 2। बीच में अगर पूछा जाए तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो माइनस करने पे कितना आएगा, ये आएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी हाँ 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, बड़े वाले वेक्टर की ही डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होती है तो इसी डायरेक्शन में होगा। इधर कहीं पूछा जाए तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होगा, ऐड होने पे यही वैल्यू आएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और वही वैल्यू इधर भी चेप देना। समझ गए, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव वाला भी केस क्लियर हो गया जब जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो क्या हो, वो अलग डिफरेंट हो। अब इसमें तीसरा केस क्या बन सकता है वो बना लोगे खुद से। क्या होगा तीसरा केस, जब एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो। नोट कर लेना है ना, सोचने से काम नहीं चलेगा, नोटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर में दिखना चाहिए। तो एक केस और ले लेते हैं। सपोज ये है पॉजिटिवली चार्ज प्लेन शीट और ये है हमारा नेगेटिवली चार्ज प्लेन शीट और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, इसका सिग्मा 2। फिर से वही केस लेते हैं कि सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। बीच में अगर हम देखें तो इसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, प्लस से अवे दूर जाती हुई दिशा में, इसकी वजह से इसी की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। पहले वाले का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आएगा सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका आएगा सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों सेम डायरेक्शन में है इसलिए जुड़ेगा, ऐड होगा, यानी बीच के रीजन में जो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो होगी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब की बार साइड साइड में जीरो नहीं होगा जो कि पहले के केस में हो जा रहा था। अगर हम यहां कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे दूर जाती हुई दिशा में होगी, वैल्यू होगी सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में या इसी की तरफ होगी, वैल्यू होगी सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो इधर ही होगा। बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आता है वो बड़े मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर की ही डायरेक्शन में होता है। वैसे ही इस डायरेक्शन में अगर कहीं पूछ दे आपसे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, वैल्यू सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, वैल्यू सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। तो एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अब कर लोगे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी केस आएगा तो फ्रेंड्स वगैरह के साथ बता देना। किसी दिन किसी अपने फ्रेंड को पकड़ के बैठा लो और बता डालो कि देखो ये केस होता है, ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटी है और ऐसा ऐसा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। अब एक छोटा सा आपको क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन, सपोज एक शीट कुछ इस तरीके से है और इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो सिग्मा ही है, पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं इसको, और एक शीट कुछ इस तरीके से है, मतलब दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। समझ पा रहे हो आप? एक शीट कुछ इस तरीके से है ऐसे, और एक शीट ऐसे रखा हुआ है, और हमसे पूछ रहा है कि आप यहां किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। ये दोनों हैं बहुत बड़े बड़े, बनाए गए हैं ऐसे छोटे। तो सोचो जरा, इसकी वजह से इसका भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ही है, इसकी वजह से ये ऐसे है इस तरीके से, इसकी वजह से जो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो इससे अवे दूर जाती हुई दिशा में होगी, और उसकी वैल्यू को सपोज ई नॉट मान लेते हैं। ई नॉट सभी को पता है कितना होगा, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। वैसे ही इस वाले शीट की वजह से जो कि इस तरीके से है ऐसे, इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी सेम होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस पे तो डिपेंड ही नहीं करती, कांस्टेंट होती है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, ई नॉट ही होगी। अगर ये दोनों म्यूचुअली इस तरह से परपेंडिकुलर हैं, यहाँ पे ये वाला और ये वाला जो शीट है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दोनों की वो भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी।
अब आप ये बताओ, दो वेक्टर्स अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो और दोनों की वैल्यू भी सेम हो, तो हम लोगों ने वेक्टर में क्या पढ़ा था, याद है कुछ क्लास 11th में? जो रिजल्टेंट होता है उसकी वैल्यू आती है ई नॉट रूट ओवर टू। या अगर वो लंबा वाला फॉर्मूला लगाओगे, रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस अल्फा, उसे भी सॉल्व करोगे तो यही चीज आएगा। तो अगर इसको पी पॉइंट मान लें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी यानी ईपी, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी ई नॉट रूट ओवर टू। और इस ई नॉट की वैल्यू भी लिख देते हैं, यह सिग्मा डिवाइडेड बाई टू एप्सिलॉन नॉट, यानी किसी एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और मल्टीप्लाइड बाई रूट ओवर टू, इतना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो ये एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। तो चलिए इस वीडियो में यही रहने देते हैं। गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन लगभग पूरे हम लोगों ने कवर अप कर लिए हैं। अब अगली वीडियो में कुछ नए केसेस देखेंगे, कुछ और पढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहना।